Very good morning to all of you. And now I'll be starting up with DBMS. And in DBMS, we have already done some, we were doing structured query language. And in SQL, we have already seen a lot of different queries. और ये queries जो हैं हम लोगों को काफ़ी मतलब हम लोगों को काफ़ी सहूलियत देंगे अगर कोई प्रोग्रामिंग करनी है, किसी चीज को फाइंड आउट करना है, टेबल को समझने में, टेबल के एट्रीब्यूट्स को समझने में, रोज में क्या है, कॉलम्स में क्या है, हर चीज को समझने में ये क्वेरीज हमारी मदद करेंगे। तो ये क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो बी प्रिपेयर्ड एंड नाउ आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन एंड मूव फॉरवर्ड। और अब जो है हम लोग जो करने वाले हैं वो कुछ और क्वेरीज करेंगे, है ना। यहाँ तक हम लोगों ने किया हुआ था, ये हम लोग कर रहे थे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द रिसर्च डिपार्टमेंट। ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ सैलरीज इन ऑल ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट। तो कैसे करते हैं, सेलेक्ट सम, है ना, सेलेक्ट और सम करना है। किसका सम, सैलरी का सम करना है। तो फाइंड द सम है, तो सम ऑफ सैलरीज, तो सम ऑफ सैलरीज यहाँ पे हमने निकाल लिया सेलेक्ट करके। कहाँ से निकालेंगे ये सम और किसका सम करेंगे, तो फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज द टेबल, है ना, और एम्प्लॉय टेबल में और ये डिपार्टमेंट टेबल में, ये दोनों टेबल है और इन्हीं दोनों टेबल से हमें सैलरी निकालनी है और उनको सम करना है। वेयर, जो कि डिपार्टमेंट नंबर, इसमें डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर एम्प्लॉयज है और किसी रिसर्च डिपार्टमेंट की बात हो रही है। तो डिपार्टमेंट नंबर वेयर डी नंबर एंड डी नेम इज इक्वल टू रिसर्च। तो दिस इज द क्वेरी। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में, जब भी हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं डीबीएमएस की, तो ये ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी। किसी कंपनी में एम्प्लॉयज को अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द रिसर्च डिपार्टमेंट, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी, पूरे कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं और केवल रिसर्च डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, ये अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट काउंट स्टार। पहले ये काउंटर लगा देंगे हम लोग, है ना, सेलेक्ट काउंट स्टार। अब ये काउंट क्या करेगा, किस चीज को काउंट करेगा, तो कहां से निकालेंगे हम लोग, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से और डिपार्टमेंट टेबल से, है ना, जहां की वेयर डी नंबर इज इक्वल टू डी नंबर एंड डी नेम इज इक्वल टू रिसर्च। तो सेम चीज है, बस ऊपर में सेलेक्ट काउंट स्टार बदल जाएगा। आप देखिए ऊपर में हमने यहाँ पे इसमें और इसमें, ऊपर वाले जो क्वेरी थी और नीचे वाली क्वेरी में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि सेलेक्ट काउंट स्टार है और यहाँ पे सेलेक्ट सम सैलरी। इसके अलावा कोई और दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है, चेंजेस कुछ भी नहीं है ना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फॉर ईच डिपार्टमेंट रिट्रीव द डिपार्टमेंट नंबर। अब यहाँ पर देखिए, फॉर ईच डिपार्टमेंट रिट्रीव द डिपार्टमेंट नंबर, the number of employees in the department and their average salary। अब यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन को पहले पूरी अच्छे तरीके से समझिएगा, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। तो क्या करना है कि फॉर ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में हमें क्या करना है, रिट्रीव करना है क्या क्या, डिपार्टमेंट नंबर, कितना मतलब डिपार्टमेंट नंबर है, द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज, उस डिपार्टमेंट के में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एंड देयर एवरेज सैलरी, और उनका एवरेज सैलरी क्या है, ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है डिपार्टमेंट, तो फॉर ईच डिपार्टमेंट, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट को ही हम अलग करेंगे। तो क्या सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिट्रीव द डिपार्टमेंट नंबर एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लगाएंगे, इसका मतलब काउंट लगाना पड़ेगा, तो काउंट स्टार, है ना। और क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी निकालना है। किस में से, कौन से टेबल में से, एम्प्लॉय टेबल में से।
और यहाँ पर चूंकि तीनों का डिपार्टमेंट नेम अलग है, काउंट उसका ये जो है ये अलग है, तो एम्प्लॉय एक टेबल है लेकिन डिपार्टमेंट नंबर काउंट जो है वो एक अलग लगा है, एवरेज निकालना है। तो ये सब जो है एक ग्रुप में निकलेगा। कैसे? जैसे कि जो आपका डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट का निकालना है, हर एक डिपार्टमेंट का निकालना है ना। तो डिपार्टमेंट नंबर पहले तो काउंट कर लेगा, तो डिपार्टमेंट नंबर पहले काउंट करेगा तो कितना हो जाएगा, 5-6 डिपार्टमेंट होंगे। तो 5-6 डिपार्टमेंट में जितने भी लोग होंगे उन सब को काउंट करेगा, मतलब ग्रुप करेगा, है ना। अब कैसे ग्रुप करेगा? डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करनी है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ग्रुप बाय डी नंबर लगा दिया है। यहाँ पे देखिए लिखा है टू ग्रुप द टपल्स that have the same value of some same attribute is called the grouping attributes। यहाँ पे जो ग्रुप है वो क्या है, the group to group the टपल्स, जो टपल्स हैं उसको अगर ग्रुप करना है जिसका की वैल्यू सेम है कुछ एट्रीब्यूट्स का, तो वो क्या करेगा, उन सबको एक साथ ग्रुपिंग करके और उसका निकालेगा। ठीक है। SQL has grouped by clause, grouped by करके SQL के पास एक क्लाउज होता है, मतलब उसकी एक फंक्शनैलिटी है। फॉर दिस पर्पस, किसके लिए, ग्रुपिंग करने के लिए। सेम टाइप का एट्रीब्यूट्स है और वैल्यू सेम है तो उसको किस तरीके से ग्रुप करते हैं। The group by clause specifies the grouping attribute which must appear in the select clause। तो ये जो है ग्रुप बाय कब काम करेगा, जब आप सेलेक्ट क्लाउज लगाएंगे तब काम करेगा। सो दैट द वैल्यू अप्लाइंग ईच फंक्शन ऑन द ग्रुप ऑफ टपल्स अपीयर्स अलोंग विथ द वैल्यू ऑफ द ग्रुपिंग एट्रीब्यूट। मतलब ये कि ताकि उसके जो वैल्यूज हैं वो अप्लाई हो सके हर अलग अलग, जहां जहां पे ग्रुप की जरूरत है वहां वहां पे हर ग्रुपिंग में एक ही नंबर जाएगा। जैसे डिपार्टमेंट में कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे मान लिया कि 3-4 डिपार्टमेंट है, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, सपोज कीजिए अपने ही कॉलेज की बात कीजिए आप लोग, तो आप ही में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट अलग है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट अलग है, मैकेनिकल अलग है, सिविल अलग है, सब डिपार्टमेंट अलग अलग है। लेकिन कुछ ऐसे उसमें एम्प्लॉयज हैं और सारे एम्प्लॉयज अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हुए भी एक दूसरे के डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल, आपके यहाँ जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है वो केवल मैकेनिकल को नहीं पढ़ाता, वो केवल सिविल को नहीं पढ़ाते, बल्कि सारे डिपार्टमेंट्स को पढ़ाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो फैकल्टी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स को ही पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है, वो कंप्यूटर्स में भी कुछ क्लासेस लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल्स में भी लेते हैं, है ना। तो वहां पे तो नाम मैच कर जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर 2-3 अलग अलग एट्रीब्यूट्स हुए और उसमें वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू का चेंज नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसको ग्रुप बाय किया जाता है ताकि ग्रुपिंग सही से हो जाए और सही रिजल्ट हमें मिल सके। नेक्स्ट है फॉर ईच प्रोजेक्ट फाइंड द पी नंबर, पी नेम। पी नंबर प्रोजेक्ट के लिए है, पी नंबर है, प्रोजेक्ट का नेम है, एंड द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज हु वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। अब उस प्रोजेक्ट पे कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो निकालना है। तो क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले पहला प्रोजेक्ट के अंदर फाइंड आउट करना है ना। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो है सारे डिपार्टमेंट लोग काम करेंगे, है ना। किस प्रोजेक्ट नेम है उसमें प्रोजेक्ट नेम में पता करेंगे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट नंबर उसमें लगा हुआ है, इसीलिए सेलेक्ट डी नम पी नेम, मतलब प्रोजेक्ट नेम। तो डिपार्टमेंट नंबर और प्रोजेक्ट नेम, फिर उसका उसको काउंट कर लेंगे। कहाँ से, फ्रॉम प्रोजेक्ट और वर्क्स ऑन से। ये दो अलग अलग टेबल था हम लोग बनाए थे। वेयर पी नंबर इज इक्वल टू पी नंबर लिखा जाता है ऐसे, पी एन ओ, ग्रुप बाय पी नंबर पी नेम। तो पी नंबर और पी नेम के जरिए जो है ग्रुपिंग हो जाएगा, जितने भी इसमें डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे कैसे काम करेंगे। नेक्स्ट है
For each project, find the project number, P name, and the number of employees from the department 5 who work in that project. तो select P number, P name, count. यहाँ पर भी प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम, जिसको कि काउंट कर लेना है. कहाँ से प्रोजेक्ट नंबर निकालेंगे? तो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से. प्रोजेक्ट नेम वर्कसॉन से निकाल लेंगे, है ना. फिर एम्प्लॉय टेबल में ये सारा चीज मिल जाएगा. वेयर पी नंबर इज इक्वल टू PNO एंड SSN इज इक्वल टू ESSN. एंड डी नंबर, यहाँ पे देखिए तीनों बार एंड लगेगा. तीनों को करने के लिए 2 बार एंड लगाएंगे. P नंबर एंड SSN एंड डी नंबर. ग्रुप बाय नंबर P नंबर. यहाँ पे जो है ग्रुप बाय किससे करेंगे? P नंबर से, और प्रोजेक्ट नंबर से, प्रोजेक्ट नेम से ग्रुप बाय कर देंगे. ठीक है. तो दिस इज हाउ ये सारा आपका जितना भी क्वेरीज है वो काम कर रहा है. अब यहाँ देखिए, फॉर ईच प्रोजेक्ट ऑन विच मोर देन 2 एम्प्लॉइज वर्क्स. अब किसी प्रोजेक्ट में 2 से अधिक एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं. फाइंड द प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट. तो उसमें से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा एम्प्लॉय है, कौन सा प्रोजेक्ट पर कौन काम कर रहा है. तो सेलेक्ट P नंबर, P नेम, काउंट. यहाँ पे सेलेक्ट कहाँ क्या करना पड़ेगा? P नेम तो नंबर तो होगा ही, प्रोजेक्ट नंबर होगा ही, प्रोजेक्ट नेम होगा ही, और उसी में हम लोग काउंटर लगाएंगे कितने लोग हैं, है ना. कौन से डेटाबेस से? तो प्रोजेक्ट डेटाबेस से. ये देखिए फ्रॉम प्रोजेक्ट. वर्क्स ऑन, तो प्रोजेक्ट में भी है और वर्क्स ऑन में भी है. अब दोनों को मैच कराया जाएगा कि कौन कौन सा है. वेयर P नंबर ग्रुप बाय P नंबर एंड P नेम. P नंबर और P नेम से ग्रुप करा दिया जाएगा. हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से अधिक जो लोग काम कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो वो इस तरीके से हो जाएगा. तो दिस इज हाउ ये सारा काम करता है. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद सैलरीज ग्रेटर देन 40,000. अब जिनकी सैलरी 40,000 से ऊपर है, केवल उसको पता करना है ना. Who works in each डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में ये फाइंड आउट करना है कि जितने भी लोग हैं जिसका की सैलरी 40,000 से ऊपर है, उसका काउंट करना है. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताना है ना. तो अब कैसे करेंगे? तो काउंट करना है तो काउंट लगा देंगे. किस में लगाएंगे? डिपार्टमेंट नेम में. क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट नेम से ही पता चलेगा कि कितने लोग उसके अंदर हैं जो 40,000 से ऊपर है. तो वो 40,000 भी लगा देंगे हम लोग. फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल है. वेयर डी नंबर एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000. तो जो डी नंबर और सैलरी जो है वो 40,000 से ऊपर है, वो ऐसा कर देंगे. उसके बाद ग्रुप बाई कर देंगे डी नेम में. क्यों? क्योंकि जितना भी ग्रुप बाई है, यहाँ पे देखिएगा, वर्क्स इन ईच डिपार्टमेंट बट ओनली फॉर दैट डिपार्टमेंट वेयर मोर देन 5 एम्प्लॉइज वर्क. ठीक है. अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगा है कि जिसमें कि वैसे डिपार्टमेंट में जहाँ 5 लोग से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वो चीज इसमें लगा हुआ है. तो ग्रुप बाय नेम निकाल देंगे. हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5. तो ये सारे आपके जो हैं क्वेरीज हैं. काफी सारे क्वेरीज मैंने आपको करा दिए हैं. तो इसको भी आप देख लीजिएगा. 16, 17 आप खुद से देख लीजिएगा. अगर कहीं दिक्कत होती है तो पूछिएगा. फिर भी लीजिए, करा भी देते हैं. देखिए क्या है. Retrieve the name each employee who has dependent with the some first name and some sex as the employee. तो ये जो है फाइंड आउट करना है. इसमें क्वेश्चन क्या है कि नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय का नेम निकालना है. जो कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें जो है वो डिपेंडेंट है सम फर्स्ट नेम पे. फर्स्ट नेम जिनका की जो है और उसके बाद जिनका की जो है सेम जो है हर डिपार्टमेंट के जो वैसे वैसे व्यक्ति जिनका की नाम है, उनका सेक्स निकालना है, मेल है या फीमेल है. और एज द एम्प्लॉय की एम्प्लॉय क्या है, कितने एम्प्लॉय हैं, जिसमें कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं.
तो उसमें क्या है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ये टेबल निकल जाएगा, है ना, एम्प्लॉय नेम ही निकालना है ना, तो एम्प्लॉय नेम एक एट्रीब्यूट हो गया, किस में से, एम्प्लॉय टेबल में से, फ्रॉम एम्प्लॉय। वेयर ESSN IN, अब यहाँ पे ESSN से निकलेगा कि सेलेक्ट ESSN फ्रॉम डिपेंडेंट, वेयर ESSN is equal to E.SSN and E name is equal to DEPE, डिपेंडेंट नेम इसको बोलते हैं। ई नेम मतलब डिपेंडेंट नेम, क्योंकि एम्प्लॉय नेम के बराबर है। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगा दे रहे हैं एस नेम इज इक्वल टू डिपेंडेंट, सॉरी ई नेम इज इक्वल टू डिपेंडेंट, और उसके बाद एंड नेम एंड सेक्स। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट सेक्स निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। हर एम्प्लॉय के बारे में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है, वो मेल है कि फीमेल है। तो ये बेसिकली आपका तरीका होना चाहिए। दूसरा तरीका ये भी है कि सेलेक्ट कर लो एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई एंड डिपेंडेंट डी। तो एम्प्लॉय ई है, डिपेंडेंट डी, ये दोनों अलग अलग जो है टेबल है, जहां पर कि ESSN और D.SSN एंड E.नेम वो है D.डिपेंडेंट नेम एंड D.सेक्स। तो ये सारा चीज है इसमें, ये कर सकते हैं। लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव नो डिपेंडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनका कि डिपेंडेंट नहीं है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट एग्जिस्ट, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम डिपेंडेंट वेयर SSN इज इक्वल टू ESSN। तो यह याद रखना होगा कि नेम को सेलेक्ट कर रहे हैं किससे, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल है, वेयर नॉट एग्जिस्ट मतलब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव नो डिपेंडेंट्स, इसका मतलब यह है कि कोई और डिपार्टमेंट में वो काम नहीं कर रहा है, तो कोई और डिपेंडेंसी नहीं है उनकी। तो वेयर नॉट एग्जिस्ट, या जो कि सेलेक्ट करेंगे किस में से, डिपेंडेंट में से, वेयर SSN इज इक्वल टू ESSN। तो ये एक उपाय है जिसमें कि निकाल सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर आइएगा तो थोड़ा हिस्ट्री है SQL का, इसको हम लोग देख सकते हैं। SQL हम लोगों ने जो पढ़ा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उससे थोड़ा सा अब थोड़ा सा और वर्जन जो है SQL 2 आया। तो SQL 2 में क्या है, SQL 2 अर्लियर वर्जन डिड नॉट इंडिकेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। तो जो SQL 2 था वो जो है उसका जो अर्लियर वर्जन पहले आता था वो रिलेशनल डेटाबेस को जो है वो उससे मैच नहीं करता था। मतलब अर्लियर वर्जन्स डिड नॉट इंडिकेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा। रिलेशनल डेटाबेस स्कीम में ये नहीं आता था। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन SQL स्कीमा वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू SQL 2। तो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एन SQL स्कीमा वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू SQL 2। तो जो SQL का जो स्कीमा है वो यही SQL 2 में भी डाला गया है। मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज SQL 2 में भी डाली गई। मतलब ये एक SQL का हायर वर्जन है। In order to group together table and other constructs that being to the same database applications, तो जो डेटाबेस एप्लीकेशंस है उसके लिए जो है हम लोग कुछ नए टेबल और कंस्ट्रक्शंस उसमें कर सकते हैं। The SQL schema is defined by a schema name। जो SQL का जो स्कीमा होता है, स्कीमा का मतलब आप समझिए कि उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें जो डिफरेंट ये हैं वो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो एट्रीब्यूट्स किस तरीके से काम करते हैं वो है इसमें। अब ये स्कीमा का मतलब होता है कि उसमें जो एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं वो एट्रीब्यूट्स किस तरीके से काम करेगा, और वो एट्रीब्यूट्स में क्या क्या चीजें हम ऐसा लगाएंगे कि बाकी की जो चीजें हैं, बाकी का काम हमारा आसान हो जाए। जैसे अभी तक हम लोग SQL में जितना कुछ कर रहे थे उससे थोड़ा कम लिखना पड़े, या कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ स्टेटमेंट को हम ना भी लिखें तो काम चले। तो वो चीजों को करने के लिए हमारे पास SQL 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इंडिकेट द यूजर अकाउंट
देखिए बाय स्कीमा नेम एंड इंक्लूड्स एन ऑथराइजेशन आइडेंटिफायर टू इंडिकेट द यूजर अकाउंट। यहाँ पे यूजर के अकाउंट को इंडिकेट करने के लिए जो है हमारे पास कई सारे डिफरेंट ऑथराइजेशन आइडेंटिफायर्स के रूप में जो है अब ये डेटाबेस काम करने लगे। विच कैन ओन द स्कीमा, तो जो कि स्कीमा को जो है हम लोग अपना रख कर सकते हैं कि ये हमारा अपना स्कीमा है। क्यों? क्योंकि उसी की आईडी और पासवर्ड से खुलता है। टू इंडिकेट द यूजर और अकाउंट हु owns the schema as well as description for each element in the schema। तो स्कीमा में जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं उसको भी ये लेके चलता है। स्कीमा एलिमेंट्स इंक्लूड द टेबल्स, कंस्ट्रेंट्स, व्यूज, डोमेन्स। स्कीमा में क्या होता है? टेबल्स होते हैं, उसमें लगाए गए अवरोध होते हैं जिसको ये कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। व्यूज हैं, उसके डिफरेंट व्यूज स्कीमा के होते हैं जो कि फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल, ये सब बताए थे हम आपको। डोमेन्स एंड अदर कंस्ट्रक्ट्स दैट डिस्क्राइब अ स्कीमा। स्कीमा इज क्रिएटेड वाया क्रिएट स्कीमा स्टेटमेंट। क्रिएट स्कीमा स्टेटमेंट के जरिए इसको बनाया जाता है। विच कैन इंक्लूड ऑल द स्कीमा एलिमेंट्स डेफिनेशन, जो कि स्कीमा के जो डेफिनेशंस हैं उसको इंक्लूड करते हैं। SQL is the most influenced commercially markup query language, mark query language, है ना। ये एक ऐसा कमर्शियली SQL जो है लैंग्वेज है जिसमें कि क्या होता है कि हम लोग अपना डेटाबेस को बना सकते हैं और उसको सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो हायर सिक्योरिटी इज अप्लाइड। SQL uses the combination of रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। ये रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस के जरिए ये काम करता है। SQL is the query language which can do much more than just query a database। एक डेटाबेस की क्वेरी को सॉल्व करने से और भी बहुत ज्यादा कुछ जो है ये SQL कर सकता है। इट कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, किसी डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, मॉडिफाई कर सकता है, और डेटाबेस में जो डिफरेंट सिक्योरिटीज हैं उसको भी एनेबल कर सकता है। वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, इट कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, मॉडिफाई डेटा इन द डेटाबेस एंड स्पेसिफाई सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री भी है SQL के जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इतना कुछ आप करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 75। तो 75 में बैकग्राउंड ऑफ SQL हिस्ट्री से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो लेट्स होप दैट वी विल बी रीडिंग इट, हैविंग इट। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि SQL के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बैकग्राउंड ऑफ SQL क्या होता है, ये सब आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू guys, thanks a lot, we'll meet in the next class, have fun and keep practicing, bye bye, take care।